बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम 9th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें हमने ये सारा वैसे पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर से इसे रिवाइंड करेंगे। तो हमने उसमें सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि जिसमें सिर्फ एक ही तत्व हो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा तत्व हो वो मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे कि आयरन या फिर कॉपर। आपको मैंने बताया था कि एक बॉटल होती है, कॉपर की जो बॉटल होती है, उसमें सारे जो आपको एटम मिलेंगे वो सारे कॉपर के मिलेंगे, एटम मॉलिक्यूल सारे कॉपर के मिलेंगे, ठीक है। किसी और अलग एलिमेंट वहां पे ऐड नहीं होता। कोई चीज अगर आयरन की है तो वो आयरन की ही है, उसमें और कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, वाटर। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड इसी तरह से, ठीक है। चलिए, लेकिन ये आपस में खुद भी अपने आप में प्योर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने मिक्सचर पढ़ा था, दो तरह के पढ़ते हैं मिक्सचर, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी घोल दी तो पूरी तरह से घुल जाता है। मतलब आप पानी और चीनी में से ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये पानी है ये चीनी, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमने एग्जाम्पल लिया था सैंड और वाटर। मतलब पानी में आप मिट्टी घोल दो, थोड़ी देर बाद आप ऐसे ही छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद आप देखो कि मिट्टी नीचे हो जाएगी, लेकिन आप देख के बता सकते हो कि मिट्टी के कण कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने सोल्यूशन या फिर विलियन पढ़ा था। विलियन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने फिर से इसलिए बनाया है ताकि आप इसे दोबारा, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको इसका हर पॉइंट पता है, पॉइंट का मीनिंग पता है, दैट मीन्स आपको चैप्टर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका, मैंने ये भी बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन भी तीन तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसकी फर्स्ट पार्ट देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, विलियन की विशेषताएं पढ़नी है, लेकिन सिर्फ हम सॉल्यूशन की नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ हम कोलाइडल और सस्पेंशन की भी पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा ज्यादा बेटर समझ आए, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हो, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वाटर प्लस सॉल्ट है, ये आपका सॉल्यूशन है, विलियन, ठीक है। ए में बी है आपके पास, ये आपके पास कोलॉइडल है, इसको कोलॉइड ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं आप, वाटर प्लस मिल्क, और थर्ड आपके पास मान लीजिए ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, ये है सस्पेंशन, इसे कहते हैं निलंबन। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, वाटर प्लस सैंड या चॉक, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम तीनों में देखेंगे कि अंतर है क्या क्या। तो प्रॉपर्टी भी लिखेंगे इनकी साथ में, ठीक है। ये इधर सॉल्यूशन की है, ये इधर कोलॉइडल की है, और ये इधर सस्पेंशन की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉल्यूट, इसमें सोल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे हैं, 10⁻⁹ मीटर। इसका क्या मतलब है, इसे 1 नैनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। मतलब 1 मीटर का इतना छोटा टुकड़ा कर दोगे तो पार्टिकल इस साइज का होता है। इसका मतलब है इतना छोटा होने के कारण, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, नेक्ड आई से देख नहीं सकते। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, हम उसे ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आपने देखा होगा
दूध होता है आपके पास, थोड़ा दूध पानी मिक्स कर लीजिए, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा दूध का पार्टिकल है और कौन सा पानी का है। ठीक है, तो ये भी स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, मतलब जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ सॉल्यूट के जो कण होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे कि एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें मिट्टी घोल दीजिए या फिर चौक घोल दीजिए, उसको घोलने के बाद आप हिला दोगे, देख सकते हो कि कहाँ पे रेत है, ठीक है, कहाँ पे चौक का कण है। तो इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो थोड़ा बिग होता है इन कंपेयर टू बोथ ऑफ दीज। ठीक है, सेकेंड बात करें हम, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब समंगी मिश्रण है। ठीक है, इसकी बात करें, समांगी मिश्रण मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट को आप पहचान नहीं सकते, विलय और विलायक को अलग अलग से नहीं पहचान सकते, ना उन्हें अलग कर सकते हो। इसकी तरफ आते हैं तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें सिर्फ देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है। इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसकी वजह से ये हमें होमोजीनियस फील होता है, बट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में क्या लिखोगे? कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस होता है। तो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करें, थर्ड प्रॉपर्टीज की आती है कि अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन। ठीक है, पूरा लिखना, व्हेन लीव अनडिस्टर्ब, मतलब जब हम उसे हिला के थोड़ी देर हमने शांत रख दिया, बिल्कुल छेड़ते नहीं है वो उतनी देर के लिए, तो उतनी देर में इसके पार्टिकल नीचे बैठते नहीं है। इधर बात करें तो इसके पार्टिकल भी नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल नॉट सेटल डाउन। कौन से पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल नॉट सेटल डाउन। तो इसमें क्या लिखोगे? कोलॉइड को जब थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है तो उसके सॉल्यूट मतलब विलय के जो कण हैं वो नीचे नहीं बैठते। लेकिन इस केस में ये आप घर पे करके देख सकते हो, मिट्टी मिलाओ पानी में, हिला दो उसे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट है, अभी पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। इसमें से जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट डज नॉट सीव, इसका मतलब इसे कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, इफेक्ट नॉट शो। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ये वाला शो करता है। और ये वाला भी करता है। चलो, ये हो गई इन चारों की, तीनों की प्रॉपर्टी, चार। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि आप सॉल्यूशन को डिफाइन करो या कोलॉइडल को डिफाइन करो या सस्पेंशन को, तो आप क्या करोगे? मान लो कोलॉइड का आता है, ठीक है, तो आप कैसे इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स पार्टिकल नॉट सेटल डाउन। ठीक है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये इट शो टिंडल इफेक्ट। तो मतलब आप यहीं से बना के उसकी 2-3 की लाइन की डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी यही कर सकते हो, तो इसलिए हमने इसको साथ साथ पढ़ा है। अब हम आते हैं कि टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्या है। रब कर देती हूँ।
आपने देखा होगा, अगर मान लो एक विंडो है और उस तरफ है जिस तरफ सनराइज होता है, ठीक है, या फिर सनसेट होता है, तो उस तरफ अगर आप देखोगे सुबह सुबह क्या होता है, जब छोटी सी जगह से, छोटी सी किसी होल से रूम में जब लाइट आती है तो आपको उसका एक पाथ दिख जाता है, उसमें पार्टिकल मूव करते हुए अलग से दिख जाते हैं, आपको दिखता है कि हाँ इस तरह से लाइट आ रही है, ठीक है। उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कैसे? मान लो आपके पास, तो मैंने एग्जांपल लिया था कोलॉइड में, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो यहां से आपने टॉर्च जलाई, या फिर यहाँ पे आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो कोलॉइड और सस्पेंशन क्या करते हैं, जब इनमें से ये लाइट पास की जाती है तो यहाँ पे इसका पाथ दिख जाता है, ये वाला पाथ, ठीक है, और ये निकलती हुई दिख जाती है। तो हम इसी की वजह से कहते हैं कि पाथ जो है वो विजिबल है, राइट। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये क्यों होता है, जो कण होते हैं यहाँ पे, सॉल्यूट के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो ये एक कण है, ठीक है, इस पर लाइट आगे पड़ी तो ये क्या करेगा, अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वेवलेंथ हम देखते हैं कि लाइट की वेवलेंथ क्या है, उसके हिसाब से अगर पार्टिकल का साइज फिट है तो ये क्या करेगा, ये कण क्या करेगा, अपने ऊपर पड़ने वाली इस लाइट को चारों तरफ फैला देगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सारे कण ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ एक कण था, ठीक है, मान लो लाइट यहाँ कण थे, लाइट यहाँ पड़ी तो ये लाइट को इस तरह से फैला देते हैं, सारे पार्टिकल इसी तरह से फैला देंगे। इसी की वजह से जितने एरिया में लाइट आती है उतने एरिया में जो भी कण होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पाथ विजिबल हो जाता है, और इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके लिए पार्टिकल जो कण है, सॉल्यूट के कण है, ठीक है, विलेय के जो कण है उनका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम जो सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वहां जो सॉल्यूट के कण थे, सॉल्यूट जो थे, सॉल्यूट के पार्टिकल थे, वो बहुत ज्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से ये वाला इफेक्ट सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन से ही है। सोल्यूशन अभी आधा हुआ है, हमने तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ लिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तीनों के साथ में। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। विलयन की सांद्रता, ठीक है। चलिए, तो इसे कैसे दिखाते हैं हम, जैसे कि मान लो आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, आपने उसमें चीनी घोल दी, तो एक गिलास पानी में आपने कितनी चीनी घोली, पानी आपका सॉल्वेंट था, चीनी आपकी सॉल्यूट थी। पानी क्या था, विलायक, और चीनी थी विलेय। तो कितने पानी में कितनी चीनी घुली, उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता, ठीक है। ज्यादा घुली होती है तो हम कहते हैं सांद्र है, कम घुली होती है हम कहते हैं तनु है। कैसे, देखिए आगे और समझते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इट इज द अमाउंट of solute present in given amount of solution। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन दे दिया है तो उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जितना विलेय उसमें प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता, ठीक है। इसको निकालने के 2-3 मेथड दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं। इस पर बेस कई बार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो पहला मेथड है मास बाय मास। अच्छा, उसको समझने से पहले एक टॉपिक समझते हैं। चलिए, जो ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी, मतलब कितनी चीनी उसमें घुल सकती है, उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। मान लो आपके पास पानी था, आपने इसमें चीनी डाल दी, घुल गया है अच्छे से। आप जब शिकंजी बनाते होंगे तो एक टाइम पे देखते होंगे कि इसमें और चीनी घुलनी बंद हो जाती है।
लेकिन अब इसी सॉल्यूशन को अगर मैं गर्म कर दूं, ठीक है, हीट कर दूं, तो इसमें मैं और भी चीनी डाल सकती हूँ, और भी चीनी इसमें घुल जाएगी। इसका मतलब है जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर, क्या है, तापमान बढ़ने के साथ ये बढ़ जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा उसमें घुल पाएगी। नॉर्मली देखा भी होगा, एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। ठंडे पानी में चीनी जल्दी घुलती नहीं है, लेकिन चीनी को आप थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में घोलो तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो वहां पे भी यही चीज हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल करा देते हैं एक पहले। अच्छा, इसके पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन और होता है, वो क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे संतृप्त विलयन। आपने वर्ड सुना होगा तृप्त, कि मैं अब तृप्त हो गई, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। सेम वे यहीं से इसका मीनिंग, इसी के मीनिंग से ही इसकी डेफिनेशन निकलती है। मान लीजिए आपके पास पानी, दूध कुछ भी था, ठीक है, आपने उसमें चीनी घोलते गए, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। तो जिस टाइम पे वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, उसी सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। यहाँ पे हमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। मेन चीज ये है कि अगर हम इसे रूम टेम्परेचर, मान लो 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, तो हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि हम मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। व्हेन नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, when no solute can be dissolved in a given solution at a given temperature, मतलब किसी एक तापमान पर जब एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट घुलना बंद कर दे, तब हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब अब ये पूरा हो गया, अब इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेन चीज इसमें क्या याद रखनी है कि टेम्परेचर आपको सेम रखना है, टेम्परेचर, तापमान आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलो, तो परसेंटेज निकालने का है कि आप सॉल्यूट की परसेंटेज कैसे निकालोगे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। तो पहला इसका है मास बाय मास। मास होता है द्रव्यमान, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में द्रव्यमान के अकॉर्डिंग कितना, सॉल्यूट का जो है पार्ट वो कितना है, सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और आप मैथ्स में पढ़ते हो, किसी की परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा आपका मास बाय वॉल्यूम। मास हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, और वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, कि सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में कितने परसेंट मास है किसका, सॉल्यूट का। इसको कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
जो आप कोई भी दवाई लेते हो, कफ सिरप वगैरह कुछ भी होती है, तो उनमें ये सारी चीजें लिखी होती है। V/B उसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, M/B मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होती है। परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे? ऊपर ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूट का, ये सॉल्यूशन का, तो मतलब दोनों का ही वॉल्यूम लेना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है आपसे, आपको उसे पढ़ के पहले ये देखना है कि मास बाय मास पूछ रहा है, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे भी रखा है चैप्टर के बीच में, मैं वो सॉल्व करा देती हूँ आपको। चलिए पेज नंबर बता देती हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी में फॉलो कर रही हूँ और एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 2.1, ठीक है। उसमें कह रहा है अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है, तो ये सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्ट क्या दे रखा है? सॉल्ट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सॉल्यूट या फिर विलेय, नमक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 40 ग्राम, ठीक है। आगे बोल रहा है मास ऑफ वाटर, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। पहचानना आना चाहिए क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। ये हो रहा है 320 ग्राम, ठीक है। अब हमें पहले फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहां से। इस सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? एक सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। अगर हम दोनों के मास को ऐड कर दें तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ठीक है, तो कितना हो गया? 360 ग्राम। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशन का मास आ गया, जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो, क्योंकि पूछ रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। पुट कर दीजिए, सॉल्यूट का कितना है? 40, सॉल्वेंट का 360 इंटू 100, ये कट हो जाएगा 4 से 9 पे, ये हो गया 100/9। जितना आएगा वो परसेंटेज में 11 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ आया यहाँ तक? इस तरह का कोई क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में, तो प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन दे रखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद चैप्टर में कुछ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो सिलेबस से इस बार हट गया है, तो यहीं तक है हमारा। एक टेबल रह गई है, वो और देख लेते हैं, कोलॉइड वाली, ठीक है। उसमें क्या है? ये कह रहा है कि कोलॉइड में दो चीजें होती हैं। आपने कोलॉइड पढ़ा, कोलॉइड में क्या होता है? सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स होता है और वो सेटल नहीं होता, मतलब बस घूमता रहता है, पूरे में रहता है, ठीक है, पूरे में फैला हुआ रहता है। इसे कितनी देर के लिए भी रख दो, ये सेटल डाउन नहीं होता। तो ये कह रहा है इसके जो सॉल्यूट को कह रहा है डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को कह रहा है डिस्पर्जन मीडियम।
कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको इस टेबल को याद किस तरह से करना है वो मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले पूछा है जैसे कि ये टेबल नंबर 2.1 है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है जैसे इसमें एरोसोल। सबसे पहली बात तो जहां एयर इन्वॉल्व होती है किसी भी सोल्यूशन में उसे एरोसोल कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था सोल्यूशन 3 तरह से बन सकते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस गैस। लेकिन ये आपस में भी मिक्स होके बना सकते हैं। सॉलिड के पास लिक्विड आ सकता है, सॉलिड के साथ गैस आ सकता है, लिक्विड के साथ सॉलिड तो है ही, लिक्विड तो है ही, ठीक है। सॉलिड आ सकता है, लिक्विड के साथ गैस आ सकता है, गैस के साथ गैस है, गैस इन दोनों के साथ भी आ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे कलर्ड बनते हैं। सबसे पहला दे रखा है एरोसोल, तो उसको कहते हैं एरोसोल, हम कहते हैं, इसमें दिया हुआ है लिक्विड प्लस गैस, मतलब ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज ये हो गया आपका यहाँ पे लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम हो गया ये हो गया गैस, ठीक। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है फॉग। फॉग क्या होता है, जब सर्दियों में धुंध पड़ती है तो क्या होता है, हवा में हमें धुंध दिखती है, मतलब हवा क्या है, गैस, गैस है, इसके अंदर कुछ पानी की ड्रॉप्स हैं जो कि कोहरा बना रही है, फॉग बना रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं एरोसोल। तो यहाँ पे फॉग का एग्जांपल आ जाएगा। और समझा देती हूँ, जैसे कि ये कह रहा है सॉलिड, अगर यहाँ सॉलिड तो डिस्पर्स फेज हो, मतलब सॉलिड थोड़ा है, सॉलिड, ठीक है, और इसके साथ लिक्विड ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, सॉलिड की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल दे रखा है मड, कीचड़। कीचड़ में क्या होता है, पानी में मिट्टी तो मिली होती है, तो इसे कहते हैं, ये पानी हो गया ज्यादा, डिस्पर्जन मीडियम, और ये सॉलिड, मिट्टी के कण हो गए सॉलिड, ये हो गया डिस्पर्स फेस, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल याद कर लेनी है, कई बार एक आध एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है इसमें से। बाकी ये चैप्टर यहीं खत्म होता है इस सेशन के लिए, क्योंकि इस सेशन में आगे का पोर्शन हटा दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आता है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।